कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। तो चलिए फ्रेंड्स, केवीएस इंटरव्यू गाइडेंस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे केवीएस पीआरटी इंटरव्यू की सीरीज में एनईपी 2020 का टॉपिक है। बिल्कुल ही देसी अंदाज में शुरू करेंगे और मज़ा आ जाएगा आपको। आप इसको भूल कर दिखाइए, जो मैं पढ़ाऊंगा इसको भूल कर दिखाइए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या नया चीज़ ऐड हुई है। तो ये पहला क्वेश्चन देखिए आप, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में लिखा हुआ है। इसका जो मॉडल नंबर क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मॉडल नंबर है 5334। इसको बोलते हैं हम 5334 ट्रिक है इसकी। 5+3+3+4 ये आपके केवीएस के एग्जाम में भी आ चुका है। पहले ये मॉडल क्या हुआ करता था, 10+2 हुआ करता था। अब उसकी जगह पे 5334 गाड़ी का नंबर आ गया है, नया मॉडल। तो चलिए आपकी गाड़ी का मॉडल नंबर क्या है, 5334, ठीक है। ये 5334 क्या है, तो यहाँ पर 5 3 3 4 जो है, इन स्टेजेस को 4 हिस्सों में बांटा गया है बच्चे की स्टडी के लिए। तो पहला है एफ फाउंडेशनल, सेकंड है पी प्रिपरेटरी, एंड द थर्ड इज मिडिल, एंड फोर्थ इज जो सेकेंडरी स्टेज है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आगे बात करते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया 5334, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। एजुकेशन का बजट अब कुल बजट का कितना हो जाएगा। तो पहले एजुकेशन का बजट फ्रेंड्स, ये इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि पहले एजुकेशन का बजट हुआ करता था 4%, ठीक है, लेकिन अब कितने परसेंट हो गया है, ये बढ़ाकर 6% हो गया है। हमारा जो जितनी भी हमारा जीडीपी है उसका 6% बहुत बड़ी बात होती है, एजुकेशन पे हमारी गवर्नमेंट खर्च करेगी, ठीक है। पहले हमारी एजुकेशन पॉलिसी कितने बच्चों को कवर करती थी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कवर करती थी, और जो फिजिकली डिसेबल्ड होते थे या फिजिकली चैलेंज बच्चे होते थे उनको 6 से 18 वर्ष तक कवर करती थी। लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी हर एक बच्चे को 3 से 18 वर्ष के हर एक बच्चे को अपने अंदर कवर करेगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं कि 3 से 8 वर्ष तक के बच्चे के लिए फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं, जिसको हम फाउंडेशनल स्टेज एफ बोलते हैं, जिसको हमने जो 5334 हमारा नंबर था उसमें 5 पहला नंबर जो है वो 5 वर्ष की आयु को डिनोट करता है, जो आयु है 3 से 8 वर्ष के मध्य की आयु, ठीक है। 3 से 8 वर्ष की मध्य की आयु को 2 हिस्सों में बांटा गया है, प्री स्कूलिंग एंड प्राइमरी स्कूलिंग। तो प्री स्कूलिंग में क्या है, 3 से 6 वर्ष के बच्चे बाल वाटिका में या आंगनबाड़ी में पढ़ाई करेंगे। सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्य अवस्था शिक्षा और देखभाल की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी उनको, और 6 से 8 के बच्चे क्लास 1 और 2 में पढ़ेंगे। देन कक्षा 5 की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फाउंडेशन स्टेज की आप ये एज याद रख लेना, फाउंडेशनल स्टेज कितनी है एज, जिसको फाउंडेशनल स्टेज की एज कितनी है, 3 वर्ष से 8 वर्ष है, इसको बोलते हैं फाउंडेशनल स्टेज, जिसको हमने 5334 में जो 53 में 5 आया है वो नंबर फाउंडेशन को दिया गया है, ठीक है। इसमें बाल वाटिका और ये कक्षा 1 से 2 ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो बाल वाटिका में कौन से बच्चे आएंगे, जिसको हम प्री नर्सरी एंड केजी कहते हैं, ये बच्चे बाल वाटिका में प्री स्कूलिंग में कवर किए जाएंगे, आंगनबाड़ी में, जिसकी वैकेंसी हाल ही में निकली थी, लेकिन इसके लिए नर्सरी ट्रेनिंग जो नर्सरी वाला जो डिप्लोमा चाहिए था वो चाहिए था, इसमें हम अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 5 पे, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है कि कक्षा 5 तक मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाएगी, स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी, एंड एक्सटेंड अप टू क्लास 8। बच्चों को कक्षा 5 तक मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी या स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी, और आवश्यकता पड़ने पर उनको उस भाषा को कक्षा 8 तक एक्सपेंड किया जा सकता है। देन हम अगले पॉइंट पे बात करते हैं, 5 पॉइंट हमारा हो गया। 6 पॉइंट पे कक्षा 6 में वोकेशनल एजुकेशन। फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवीएस एग्जाम का क्वेश्चन है कि वोकेशनल एजुकेशन हम किस क्लास से ऐड करेंगे। तो वोकेशनल एजुकेशन हम कक्षा 6 से ऐड करेंगे, और कंप्यूटर एजुकेशन भी वोकेशनल एजुकेशन के साथ ही ऐड करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स उसके बाद क्या है, हमने नई एजुकेशन पॉलिसी में और हमने क्या क्या सुधार किया है। तो और हमने नया एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारी, इसमें हमने क्या सुधार किया है, आप देखते रहिए आगे, आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें देखने को मिलेंगी। पुरातन संस्कृति में जो सहायक बातें हैं उन्हें भी इंक्लूड किया गया है। मतलब हमें अपनी संस्कृति जो पुरातन संस्कृति है उससे अगर हमें कुछ फ़ायदा होता है, कुछ बेनिफिट होता है, तो हम उसको भी इसमें इंक्लूड करेंगे, अच्छी बातों को। उसके बाद है कि जो थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है हमारी, इससे पहले हमारी कितनी एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी हैं। तो ये हमारी जो थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है, इससे पहले 1968 में हमारी एक एजुकेशन पॉलिसी आई थी, देन 1968 में आई थी, देन 1986 में आई थी। तो 1968 और 86 के नंबर ये एक्सचेंज कर दीजिए, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, 68 86, ठीक है। तो पहली 1968 में, दूसरी 86 में, एंड जो उसमें 1992 में थोड़ा सा बदलाव हुआ था, और जो फाइनल थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है ये 2020 में आई है, और एनईपी 2020 ये 2022 से लागू हो जाएगी।
और इसके अध्यक्ष जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई थी, इसमें जो कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो उसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में, जो इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे, इनकी अध्यक्षता में ही ये सारी कमेटियाँ गठित होकर ये सारे सुझाव वगैरह उसका एनालिसिस कर रहे थे। और इस कमेटी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आज तक सबसे बड़ी खासियत इस कमेटी की ये है कि आज तक किसी भी कोई भी हमारे देश में कोई भी नियम कानून जो भी बना है, आज तक इतने सुझाव किसी भी पॉलिसी बनाने से पहले नहीं लिए गए जितने कि इस पॉलिसी बनाने से पहले लिए गए हैं। इसमें किसी गांव, जिला पंचायत तक को नहीं छोड़ा, सबको मौका दिया गया था अपने सुझाव रखने का कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ये एक एक पॉइंट मोती सा पॉइंट है फ्रेंड्स, कोई सा भी प्रश्न आपसे उठाया जा सकता है क्योंकि NEP 2020 इंटरव्यू का हॉट टॉपिक रहेगा। ठीक है, चंद्रयान के बाद NEP 2020 से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो उसके बाद आपको बता दें MHRD मिनिस्ट्री, ठीक है, पहले इसका नाम होता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो ये जो मिनिस्ट्री होती थी इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है फ्रेंड्स, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और इसकी तत्कालीन मंत्री कौन थे जिस समय इसका नाम बदला गया था, तब उसके मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी, ये शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, इनके बारे में पता रखेंगे। एंड देन हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स कि ग्रोस इनरोलमेंट लक्ष्य कितना होना चाहिए हमारा। तो ग्रोस इनरोलमेंट का लक्ष्य हमारी सरकार ने 100% रखा है। कब तक रखा है, 100% रखा है, 2030 तक रखा है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 2030 तक 100% इनरोलमेंट का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद तेजी से हो रहे परिवर्तन का सामना करने के लिए हमको अपने आप को अपडेटेड रखना होगा। तेजी से हो रहे परिवर्तन का सामना करने के लिए हम अपने आप को अपडेटेड रखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, तो उसके लिए हमको देना होगा गुणवत्ता युक्त शिक्षा। तो उसके लिए हमको क्या देना होगा, उसके लिए हमको देना होगा गुणवत्ता युक्त शिक्षा और जीवन पर्यंत शिक्षा एंड समावेशी शिक्षा। इन 3 पॉइंट्स को लेकर फ्रेंड्स देखो, क्वालिटी एजुकेशन, अगर आपने ये वर्ड इंटरव्यू में बोल दिया क्वालिटी एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड लाइफ टाइम एजुकेशन, अगर आपने ये 3 वर्ड बोल दिए तो भाई इंटरव्यूअर आपसे इम्प्रेस होने वाला है, क्योंकि वो क्वालिटी एजुकेशन पर ही केंद्रीय विद्यालय संगठन का पूरा रिसर्च एनालिसिस बेस्ड होता है। अगर आप क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करा पाते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट मेथड। ठीक है, नेक्स्ट अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं कि ये जो है हमारी, ये क्या है, हमारी फुल फॉर्म्स, ये है हमारी फुल फॉर्म्स। हमको कौन कौन सी फुल फॉर्म्स पता होनी चाहिए। हमसे फुल फॉर्म पूछ सकता है इंटरव्यूअर कि NEP 2020 इसकी फुल फॉर्म बताइए। तो फ्रेंड्स इस समय हमको सावधान हो जाना है क्योंकि हम जनरली इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलते रहते हैं, तो वहाँ पर भी पूरा चांसेस है कि हम गलत ही बोलेंगे, हम भी इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी ही बोल देंगे, लेकिन इसकी रियलिटी में फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल, न्यू नहीं है इसकी जगह, ये न्यू नहीं है, ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मतलब है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और CTET की फुल फॉर्म तो आप जानते होंगे, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। PTR की फुल फॉर्म आप जानते होंगे, पेरेंट टीचर रेशियो, प्यूपिल टीचर रेशियो, सॉरी यहाँ पर देखिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, गलत नहीं होना। प्यूपिल टीचर रेशियो मतलब शिक्षक है और जो छात्र हैं शिक्षक का अनुपात है। प्यूपिल मतलब छात्र और टीचर है, तो प्यूपिल टीचर रेशियो है कि छात्र शिक्षक अनुपात। SDP स्कूल डेवलपमेंट प्लानिंग, SDP है इसकी फुल फॉर्म, KVS में पूछी गई थी शायद कि SDP, तो स्कूल डेवलपमेंट प्लानिंग इसकी फुल फॉर्म है। FLN की फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। एंड निपुण भारत का जो फुल फॉर्म है तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो ये आप देख लीजिए, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी एंड रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, इसकी फुल फॉर्म रहेगी। तो ठीक है, 14th का एक क्या है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सबसे ज़्यादा बात किस चीज़ की कही गई है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी सबसे ज़्यादा बात जो की गई है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की गई है। अगर आपको निचोड़ देते हैं कि इसमें नई चीज़ क्या ऐड करी गई है, तो हम ये बोल सकते हैं कि सर इसमें कॉम्पिटेंसी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो लर्निंग की बात कही गई है वो बहुत इंपॉर्टेंस है। कॉम्पिटेंसी मतलब ये तो हमारे लिए स्पेसिफिकली जब KVS ने हमें अपना सिलेबस प्रोवाइड किया था तो उसमें उसने कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग को एक टॉपिक के रूप में यूनिट के रूप में हाईलाइट करके दिया था कि हम यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो यहाँ पर ही निश्चित ही आपसे एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा सकता है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग क्या होती है कि योग्यता आधारित शिक्षा क्या होती है। स्किल्स, ये जो है हमने जो आगे वोकेशनल एजुकेशन पढ़ा था तो उसी के एक सब पार्ट के रूप में हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग देखते हैं कि बच्चों को, जैसे कोई बच्चों को जो वोकेशनल एजुकेशन के तैयार करना है तो उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग को हमको ध्यान रखना होगा, उसके बेस की तरह लेना होगा बना के। ठीक है, चलिए तो आगे हम पॉइंट पर पढ़ते हैं।
तो यहाँ पर इन्होंने बच्चों के लिए क्या किया है, तो अब इन्होंने बच्चे के लिए नई बातें इंक्लूड कर दी हैं कि अब बच्चा जैसे स्कूल से ड्रॉप आउट की रेट है उसको कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया है कि बच्चों के लिए खेल खिलौने बहुत ज़्यादा अवेलेबल करा दिए हैं। और इन्होंने बोल दिया है कि 30 जो सेकंड क्लास जो थर्ड क्लास से पहले कोई भी एग्ज़ाम बच्चे से नहीं लिया जाएगा, पेन पेपर टेस्ट नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पर फिर बच्चा क्या करेगा, बच्चा उससे पहले बच्चे को हम खेल खेल में सिखाएंगे। तो बच्चा देखो पहले बच्चा भाग जाता, अरे स्कूल में तो पिटाई हो रहा है हम नहीं जाएंगे, लेकिन अब क्या है, बच्चा देखेगा यार स्कूल में तो खेल खेलने को मिलेगा, तो उसको तो बहुत मजा आएगा यार, हाँ कि अब हम खेल खेलने जाएंगे, पापा मैं तो स्कूल जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ खेतों पे, मैं तो स्कूल जाऊंगा, ठीक है। तो ये बच्चे खुश हो जाएंगे और खेल खेलने में स्कूल में ड्रॉप आउट रेट कम हो जाएगी। इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो प्ले है उसको स्पोर्ट्स को ऐड किया गया है। केंद्रीय विद्यालय तो इस पर विशेष तरह से ध्यान देता है स्पोर्ट्स पर, वो तो स्पोर्ट्स टीचर भी रखते हैं। उसके बाद है कि लेकिन स्पोर्ट्स टीचर तो बड़ी क्लासेस के लिए रखते हैं, लेकिन हम जो टीचर्स हैं ना उनको भी हम टीचर्स को भी बच्चों को खेल खेल में खिलाने आना चाहिए, सिखाना आना चाहिए। उसके बाद है जैसे हम छोटे बच्चे, जब हम छोटे थे तो हम क्या काम करते थे, हमारा क्या काम था, किताब पर कवर ला बहुत खुश होते थे, ठीक, किताब में हम मोर का पंख रखते थे ना, आप याद कीजिए कि जब हम छोटे थे तो किताब में कवर लगाते थे हम, ठीक, बहुत सुरक्षित रखते थे, ठीक है, और मोर का पंख ला के अपनी किताब में रखते थे, विद्या का पेड़ रखते थे, है ना, उसके बाद की विद्या माता है भाई, हम नहीं देंगे किसी को, ठीक है, विद्या रखी है इससे हमें विद्या मिलेगी। उसके बाद पेंसिल के छिलके से रबड़ बनाने का एक मेथड था ना, उसको दूध में रखते थे यार इससे रबड़ बन जाएगा, ठीक है, ऐसा सोचते थे, आप भी करते होंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से हम जो करते थे, अब हमें उसको पहले जो टीचर डांट दिया करते थे, अब हमको उसको ऐसा करने के लिए अप्रिशिएट किया जाएगा, बहुत मज़ा आता था, ठीक है फ्रेंड्स, तो उस समय बहुत मज़ा आता था। तो ऐसे ही एजुकेशन को हम फिर से जो टेंशन फ्री बनाना चाहते हैं, जो फियर फ्री बनाना चाहते हैं, ठीक है, बिना बोझ की शिक्षा, बिना सर दर्द की शिक्षा बनाना चाहते हैं। और उसके बाद क्या है कि जो 17th पॉइंट है, 17वां बिंदु क्या है कि शुरू के 3 से 6 साल बच्चे को पढ़ना नहीं है, खेलेंगे बस, जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं सिर्फ खेलेंगे, ठीक है। और जो क्लास जो ये जो से आंगनबाड़ी में बच्चे खेलेंगे या जिनको बाल बाटिका बोल रहे हैं हम, ठीक है, वो बच्चे इसमें खेलेंगे। एंड देन 18th पॉइंट क्या कह रहा है हमारा कि क्लास 1 से 2 में खेल प्लस एक्टिविटी के माध्यम से सिखाएंगे, ठीक है, कोई एग्जाम नहीं लेंगे 1 से 2 क्लास में, खेल प्लस एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को नंबर्स की नॉलेज कराएंगे, बच्चों को एनिमल जैसे एनिमल्स के डायग्राम दिखा दिए, एनिमल्स के खिलौने दिखा दिए, उनसे हम बच्चों को जानकारी कराएंगे कि क्या क्या चीज़ें उनको हम इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, ABCD, ओ आ से अनार, आ से यहाँ वर्णमाला, गिनती, पहाड़ी छोटी छोटी गिनतियाँ सिखाएंगे, ठीक है, यहाँ पर बेस तैयार करेंगे बच्चों का, उन पर बिल्कुल भी लोड नहीं डालेंगे। देन उसके बाद क्या है कि हम क्लास 3 से 5 की बात करते हैं, तो क्लास 3 से 5 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एग्ज़ाम स्टार्ट होएगा बच्चे का, बहुत हल्के लेवल का एग्जाम स्टार्ट होगा पहली बार, और मदर टंग में हम पढ़ाई करेंगे। यहाँ पर एक्टिविटी प्लस स्टडी आ जाएगी, जो पहले क्लास 1 से 2 में खेल प्लस एक्टिविटी था, अब उसकी जगह एक्टिविटी के साथ स्टडी आ जाएगी, ठीक है। अब बच्चों को मदर टंग में हम पढ़ाई कराएंगे। और स्कूल वाले जो हैं, देखो इंग्लिश का जो बहुत दबाव रहता है बच्चों पे, वो इंग्लिश का दबाव बच्चों पे नहीं बनाएंगे स्कूल वाले, ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे ताकि बच्चा पिछड़ ना जाए दुनिया के रिस्पेक्ट में, ठीक है, दुनिया के परिप्रेक्ष्य में बच्चा पिछड़ ना जाए, इसके लिए हम थोड़ी सी बच्चों की थोड़ी थोड़ी इंग्लिश का जानकारी शुरू कर लेंगे, पढ़ानी शुरू करेंगे, लेकिन उनको इंग्लिश पढ़ने के लिए दबाव नहीं बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये बहुत मज़ा आ रहा होगा आपको पढ़ने में, ठीक है। तो NEP 2020 का अब ये सॉरी सेकंड लास्ट है, शायद लास्ट पॉइंट है, उसके बाद हमारे NEP 2020 पूरी हो जाएगी, तो ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं हम इनको, जो 53-34 हमारा कोड था, जो हमारा मॉडल था 5-3-3+4 जो हमारा मॉडल था, उस मॉडल में ये 5+3+3+4 ये है क्या, तो इन स्टेजेस को 4 स्टेज में बांटा गया है, जिस स्टेज को 5 नाम दिया गया है, 5 ईयर की जो स्टेज है उसका नाम है फाउंडेशनल स्टेज। मतलब यहाँ पर हम बच्चे का एक बेस तैयार करते हैं, जैसे हम कोई मकान तैयार करते हैं तो उसके लिए हम नींव डालते हैं, है ना, एक फाउंडेशन उसका क्रिएट करते हैं, तो वो नींव डालने वाली एक सिचुएशन ये है। देन प्रिपरेटरी, देन हम ऊपर मकान बनना शुरू करते हैं, उसके ऊपर दीवारें खड़ी करने शुरू करते हैं, वॉल्स प्रिपेयर करते हैं, तो ये प्रिपरेटरी स्टेज है। तो ये स्टेज कितनी हो जाएगी, 3 साल की हो जाएगी, ठीक है। तो इसी स्टेज में कितने 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास के बच्चे आ जाएंगे। देन मिडिल स्टेज की बात करते हैं, तो मिडिल स्टेज में क्लास 6 to 8 हम कवर करेंगे, और यहाँ पर 3 साल की स्टेज होगी, ये भी कंप्यूटर की नॉलेज इसी स्टेज में दिया जाएगा। फ्रेंड्स, KVS का क्वेश्चन था कि जो रिटन एग्जाम में कि कंप्यूटर की एजुकेशन आप किस क्लास से बच्चों को देना शुरू करेंगे, तो फ्रेंड्स हम बच्चों को कंप्यूटर की एजुकेशन क्लास 6 to 8 से 6 क्लास में शुरू कर देंगे। कंप्यूटर
एजुकेशन बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन जैसे सिलाई, माली, बढ़ाई, ये सब काम, बेल्डिंग नहीं, सिलाई, माली, बढ़ाई, जो सिंपल सिंपल काम होते हैं। देन मैथ्स एंड साइंस का थोड़ा सा अच्छा लेवल हम यहाँ पे कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और साइंस और आर्ट्स में भी बच्चों को काफ़ी उनके कैरियर के बारे में बताएंगे कि इसमें कैसे कैरियर बनाया जा सकता है। नोट है, अगर कोई ये है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये वाली बात, हमारी एजुकेशन पॉलिसी ना फ्रेंड, जब मैं CTET की तैयारी कर रहा था तब मुझे ऐसा नहीं लगता था। ये क्वेश्चन आया था कि अगर कोई बच्चा, शायद आपने भी ये क्वेश्चन पढ़ा होगा कि अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है, ठीक है, अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो पूरा एजुकेशन सिस्टम फेल हो जाता है। तो मैं सोचता था यार एजुकेशन सिस्टम क्यों फेल होगा, बच्चा फेल होगा। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे हमने स्टडी की तब हमें ज्ञात हुआ कि ये बात सही लिखी है, क्योंकि अगर कोई बच्चा टॉपर है, ठीक है, तो वो उस बच्चे का टैलेंट है। अगर कोई बच्चा, लड़का या लड़की जो भी है, वो टॉपर है तो उस बच्चे का अपना टैलेंट है, वो उसने अपनी मेहनत की है। लेकिन अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसमें गलती जो है टीचर्स की मानी जाती है, क्योंकि वो एटलीस्ट उतने लेवल पर तो उनको बच्चों को सिखाना चाहिए था कि वो फेल ना हो। ठीक है, इसलिए ये कंडीशन दिया गया है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। जो टीचर्स अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, बच्चों के फेल या पास होने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं, वो टीचर बहुत अच्छे टीचर माने जाते हैं। ठीक है, वही टीचर होने के योग्य हैं, ताकि वो अपने आप में सुधार करते रहें और हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स का यूज करके बच्चों को बहुत ही ज़्यादा अवेयर बना सकें टेक्नोलॉजिकली, और उनको कैसे हम जो मिनिमम लेवल है कॉम्पिटेंसीज उनके अंदर डेवलप कर सकें। हमको बच्चों को ऐसा करना है कि जो मिनिमम लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट है वो हमको बच्चों को सिखाएंगे कि निम्न स्तर पर बच्चे को न्यूनतम इतना तो ज्ञान होना ही चाहिए, न्यूनतम। उसके बाद है जो लास्ट स्टेज है वो सेकेंडरी स्टेज है, 4 साल की स्टेज है, जो हम 9 से 12 क्लास होती थी हमारी। ठीक है, अब सबसे बड़ा चेंज इस स्टेज में हुआ है भाई, इसमें तो बच्चों की मौज ही आ गई यार। हमारे टाइम पे आती तो कितना मज़ा हो जाता। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, आप फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं कोई सी भी, बस चीनी भाषा को छोड़कर। चीनी भाषा आप नहीं सीख सकते, बाकी उसके अलावा कोई भी फॉरेन लैंग्वेज आप सीख सकते हैं। और इसमें सबसे खास बात क्या रहेगी, अब साइंस साइड आर्ट साइड खत्म हो जाएंगी। साइंस साइड आर्ट साइड कोई नहीं होगा। पहले बोलते थे ये साइंस साइड का बच्चा है तो उसको बहुत अच्छे सम्मान से देखते थे, ये आर्ट साइड के बच्चे हैं तो उनको कम सम्मान से देखते थे। उनको ऐसे लगता था ये तो पढ़ने वाले हैं ही नहीं, ये तो कमज़ोर बच्चे हैं पढ़ाई में, या आवारा बच्चे हैं, ये पढ़ाई को सीरियस नहीं लेते। उन बच्चों की कैटेगरी आर्ट में गिनी जाती थी हमारे स्कूल में, लेकिन वो गलत बात थी। तो साइंस सिस्टम को ज़्यादा अच्छा माना जाता था। अब ऐसी स्थिति खत्म हो जाएगी। तो जैसे जो बच्चा सब्जेक्ट लेना चाहेगा वो सब्जेक्ट ले लेगा, एक मैथ ले लेगा और एक संस्कृत ले लेगा, उन दोनों का कॉम्बिनेशन वो कर सकता है। जैसे फ्रेंड्स मैं अपनी ये बात बताऊँ, मुझे संस्कृत बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन मैथ्स के साथ में संस्कृत नहीं ले सकता था। संस्कृत थी लेकिन बहुत ही कम संस्कृत थी, है ना, उतनी नहीं थी कि हाई लेवल में पढ़ते, थोड़ा सा बस संस्कृत थोड़ी सी बहुत कम यूज़ हो रही थी, बस एक पेपर के रूप में थी, बाकी एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं थी। तो चलिए हम फ्रेंड उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग को हम डेवलप करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्रिटिकल थिंकिंग को बच्चों के अंदर डेवलप करेंगे, उनसे डिफरेंट उनको सिचुएशंस देकर, कंडीशंस देकर, ताकि वो अपने आने वाले समय में अपने आप को प्रिपेयर कर सकें, रेडी कर सकें, सोसाइटी में जो उसको प्रॉब्लम फेस होने वाली हैं अपनी लाइफ में उनको वो इजीली सॉल्व कर सके। इसलिए हम बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करेंगे ताकि वो अच्छे से सोच सके। देन और ये वाली हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है ये थीम बेस्ड आधारित, देखो हमारा KVS भी प्रोसेस जो है, KVS के सारे एग्जाम जो हमारी थीम बेस्ड, हमारा सिलेबस CTET का आपने देखा होगा, यहाँ पर हमें जो 6 थीम्स हमारी दी गई हैं। जैसे कौन कौन सी थीम्स हैं, फूड है, वाटर है, तो थिंग्स वी कैन मे कैन डू एंड ट्रैवल। तो इस तरह से जो हमारी थीम्स हैं, जो एनिमल्स हैं, आवर सराउंडिंग्स में जो एनिमल्स हैं, ठीक है, और हमारे रिलेटिव्स हैं, उनके बारे में हम जो थीम्स प्रोवाइड की गई हैं, तो ठीक है, उनके बारे में हमको एजुकेशन थीम्स से, जैसे क्या मतलब होता है यहाँ पर, थीम से क्या मतलब है, जैसे अब हमसे थीम में अगर हमारे वाटर लिखा गया है तो ठीक है, अब इस थीम बेस्ड एजुकेशन में हम वाटर का मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे, वाटर की उत्पत्ति कैसे, वाटर का जो फॉर्मेशन कैसे हुआ, कहाँ से हमें वाटर प्राप्त हो रहा है, तो वाटर कहाँ चला जाता है, पूरी वाटर साइकिल इसमें आ जाएगी। वाटर का हम कहाँ यूज कर सकते हैं, कहाँ यूज नहीं कर सकते। तो थीम बेस्ड का मतलब है कि वाटर से जितने भी संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम बच्चे ओपन एंडेड कर देते हैं यहाँ पर थीम बेस्ड कह के। अगर हम इसमें थीम बेस्ड ना कह के अगर हम यहाँ पे लिमिटेशंस लगा देते हैं तो यहाँ पे बच्चों का जो माइंड है वो पूरी तरह से सोच नहीं पाता है, वो एक तरह से बॉन्ड हो जाता है, बंधन में बन जाता है। तो थीम बेस कहकर हमने बच्चों को ओपन माइंडेड कर दिया कि आप जितना चाहिए उतना सोचिए, और जो आप बोल सकते हैं सोच सकते हैं उसको अप्लाई करके देखिए, और क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करते हुए आप बताइए कि आप इसमें क्या सुधार कर सकते हैं या आप इसके बारे में कैसा सोचते हैं। देन ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया जाएगा ताकि बच्चे डीमोटिवेट ना हो जाएं, क्योंकि बहुत बच्चों के मार्क्स कम आ जाते हैं लेकिन बच्चे होशियार होते हैं। तो अब
उन्होंने ग्रेडिंग सिस्टम कर दिया, जैसे ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड और ई ग्रेड। जैसे कि ए ग्रेड के बच्चों के लिए, जिनके अच्छे ए ग्रेड आया है, उनके लिए अलग स्ट्रेटेजी बनाई जाए, बी ग्रेड के बच्चों के लिए अलग स्ट्रेटेजी बनाई जाए, सी ग्रेड, अगर ऐसा होगा ना, अगर, क्योंकि इसलिए बनाया गया था, ये ग्रेडिंग सिस्टम बनाया गया है, क्योंकि ऐसा है ना कि जो बच्चों के 80 और 90% के बीच में मार्क्स है, तो उन बच्चों का लेवल लगभग सेम सा ही रहा होगा, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे कि अब हम हर बच्चे के लिए अलग योजना बनाएंगे, फिर ऐसे तो हमारे पास करोड़ों योजनाएं बन जाएंगी और एक भी योजना लागू नहीं होगी। इसलिए हमने क्या काम किया है कि जैसे अब हमारे पास एक बच्चा ये है, ठीक है, एक बच्चा ये है हमारे पास, ठीक है, एक बच्चा हमारे पास, एक बच्चा ये है, ठीक है, एक बच्चा हमारे पास ये है, ठीक है। अब इसके तो 85 नंबर आए, ठीक है, इस बच्चे के 86 नंबर आए हैं, इस बच्चे के 87 नंबर आए, तो इन बच्चों का लेवल लगभग समान सा ही है। अब हम इन तीनों बच्चों को, ये तो नहीं अलग अलग स्ट्रेटेजी तीनों को बचाएंगे, अब हम इन तीनों के लिए एक तरह से कोई डेवलपमेंट प्लान बना सकते हैं, किस तरह से इनका आगे इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, किस तरह से इनका आगे सुधार किया जा सकता है, कैसे इनको आगे डेवलप किया जा सकता है, इस तरह की स्ट्रेटेजीज हम जो बनाएंगे, तो ये हम जो 80 से 90 के बीच में जितने बच्चे हैं उनके लिए एक स्ट्रेटेजी बना देंगे। उससे हमारे पास बहुत कम स्ट्रेटेजीज होंगी, और जितनी कम हमारे पास स्ट्रेटेजीज होंगी उतनी ज़्यादा ही अच्छी तरह से हम इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। आप ही बताइए, अगर मेरे पास 5 स्कीम्स, 5 योजनाएं हैं, ठीक है, और एक मेरे पास 5000 योजनाएं हैं, ठीक है, तो मैं कौन सी योजनाओं पर ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे पाऊंगा? तो ठीक है, मैं 5 योजनाओं पर अच्छे से ध्यान दे पाऊंगा और उन पर अमल भी कर पाऊंगा। तो ठीक है, वही बात है कि जितने ग्रेडिंग सिस्टम से हमने अपने जो रेंज है उसको लिमिटेड, अपने जो योजना बनाने का जो हमारा स्कोप है उसको लिमिटेड करके उस पर ज़्यादा ध्यान, अब हम डीप में ज़्यादा अच्छी तरह से एनालिसिस कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, और एक बात ये बची थी कि अब 2023 से 4 वर्ष का बीएड ही वैलिड होगा टीचर बनने के लिए। इसके अलावा कोई नया स्कीम नहीं चलेगा अब इसमें, ठीक है। इन्होंने बताया है कि 2000 टीचर बनने के लिए 2030 तक 4 वर्ष का बीएड ही वैलिड होगा 2030 के बाद। तो इसलिए 2030 से पहले फ्रेंड्स नौकरी लग जाए, बहुत बड़ी बात है, ठीक है, वरना उसके बाद तो 4 साल का बीएड करना पड़ेगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आप बताइए कि आपको मज़ा आया कि नहीं, ठीक है, आपको मज़ा आया कि नहीं, ठीक है। मैं थोड़ी सी जल्दी इसलिए बोला हूँ ताकि आपका समय बच जाए, ठीक है, आपको जल्दी से जल्दी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल जाएं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारी इस चैनल को, ठीक है। हम इसी तरह से आगे भी आपके साथ मेहनत करते रहेंगे, ठीक है, आपके साथ मेहनत करते रहेंगे और इंटरव्यू की तैयारी करते रहेंगे। हमारा प्रयास है कि हम बनाएं कुछ बेहतर, हम बनाएं एक ट्रस्ट आपके बीच में, एक विश्वास, ठीक है, कि हम सब मिलकर अच्छा करेंगे, अपना इंटरव्यू क्रैक करेंगे। तो ठीक है, उस विश्वास बनाने के लिए हमने ग्रुप बनाया है। आप चाहें तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने व्यूज़ रख सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। पीडीएफ वगैरह हम यहीं पे अपलोड कर दिया करते हैं, तो उस वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पर रोकते हैं इस वीडियो को, अब ये पूरा हो गया, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे।